हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की है वो क्लास चल रही थी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम एमसीक्यू से पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे। इसमें अगर बात करें तो हमारी ये जो 250 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें हमारी आज की छठी क्लास रहने वाली है। और इसमें हमने कितने 158 क्वेश्चन कर लिए, और 159वें क्वेश्चन से आज हमें चलेंगे। अगर हम बात करें तो हमने पहले देखा था कि जो 250 क्वेश्चन है इसमें महासागर, महाद्वीप और महाद्वीपों में आपके सारे के सारे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करें महासागर हमने कंप्लीट कर लिए, महाद्वीप में भी अगर बात करें तो इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। पर्वत और पठार है, जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो सारी हमने देख ली। प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारे हमने अच्छे से कवर कर लिए। उसके बाद अगर बात करें तो हमने ज्वालामुखी है वो कंप्लीट कंप्लीट कर ली, पठार कंप्लीट कर लिए। तो यानी काफी हद तक है हमने चीजें है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब जो आगे हम देखें कि आगे अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज है ये जो आपकी चट्टाने हैं। आपकी चट्टानी है, विश्व में चट्टाने हैं वो कितने प्रकार की होती है, किस हिसाब से इनकी उत्पत्ति हुई थी, कौन सी श्रेणी में ये आती हैं, और कौन सी चट्टानों से निर्मित है, वो कौन कौन सी चट्टाने होती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है ग्रेनाइट, निस, इनके बारे में, संगमरमर के बारे में, तो वो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार के चट्टाने किस श्रेणी में आते हैं, सारी चर्चा आज हम इसे क्लास में करेंगे। उसके बाद है हम जल संधि का टॉपिक है इसी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चट्टाने और जल संधियां दो तो कवर करें करेंगे, इसके साथ अगर टाइम बचता है तो एक तीसरा टॉपिक और हमें कर सकते हैं। ये जो आपकी क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीटी 2024 हो ग्रेजुएशन लेवल, चाहे वो महिला सुपरवाइजर आपका महिला अधिकारिता वाला हो, या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिस जिस एग्जाम में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। इन चट्टानों को क्या कहते हैं। अग्न्य चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो हम सीधे ही टिक कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि हमें सबसे पहले है चट्टानों के बारे में पता होना चाहिए कि चट्टानों का निर्माण है वो किससे होता है। ठीक है। पहले चट्टानें कौन सी बनती है, उसके बाद कौन सी बनती है। ठीक है। अगर पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, आग्नेय चट्टाने। अब आग्नेय चट्टाने, हम चट्टानों का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आगे वाले क्वेश्चन है आपके पूरे क्लियर हो जाए, और फिर आपको लगे कि भी हाँ हमने ये टॉपिक किया और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बने, ताकि हमारे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। अगर सबसे पहले हम देखते हैं, अगर चट्टानों का वर्गीकरण देखें, चट्टानों का वर्गीकरण वर्गीकरण तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार के कौन कौन सी, पहले आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और अवसादी है इसी को परतदार भी बोलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपकी क्लियर यहाँ पे कर दूंगी। अब अगर हम बात करें कि आपकी अगर आग्नेय आग्नेय चट्टानें होगी, अवसादी होगी, रूपांतरित होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अग्नेय चट्टानों का। अग्नेय चट्टानों की बात करें तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है, किसका, ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब भूगर्भ से लावा निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, लावा निकलता है, वो धरातल पर जमकर, कहां पर है, धरातल पर जमकर ठंडा हो जाता है। उससे जो ठंडा होने के पश्चात जो ये आग्नेय सेल है उनका आग्नेय सेलों में वो परिवर्तित हो जाता है, या फिर हम बोल दे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपको अगर पूछे कि आग्नेय चट्टान किससे बनती है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो भूगर्भ से जो निकलने वाला लावा होता है वो धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात जो जो ये लावा होता है वो आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाता है। एक बात याद रखना कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के सर्वप्रथम है आग्नेय सेलों का ही निर्माण हुआ था। तो इनको क्या बोलते हैं फिर, प्राथमिक सेल
भी इनको कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक सेल की श्रेणी में कौन सी चट्टानें आती है, तो याद रखना अग्न्य चट्टानें है वो प्राथमिक सेल की श्रेणी में आती है। तो ये क्या है, प्राथमिक, इनको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उसके बाद ये जो चट्टानें होती है आग्नेय चट्टानें, ये रेवेदार होती है। रेवेदार होती है, क्यों होती है, रेवेदार भी होती है, कठोर प्रकृति की भी होती है, ठीक है। और इनमें जो रासायनिक अपक्षय होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो यांत्रिक और भौतिक है वो जो डिस्ट्रॉयड है वो काफी हो जाता है। एक चीज याद रखना, ये जो काफी कठोर होते हैं इसके कारण इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इनमें जीवाश्म है वो नहीं पाया जाता। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, और कौन सी चट्टानें हैं जिसमें 75% जीवाश्म पाया जाता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनते हैं, तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे क्या देख सकते हैं, और आगे आप देखोगे कि जो ये चट्टानें हैं इनमें जीवाश्म तो नहीं पाया जाता, लेकिन जो अवसादी और रूपांतरित चट्टानें हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चट्टान का रूप होती हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्मित होती हैं, तो इन्हीं चट्टानों से होती हैं। और जैसे ग्रेनाइट हो गया आपका, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया, जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है ना किस चट्टानों में आती है, तो ये इन्हीं में आती है। फिर आपके आग्नेय चट्टानों के निर्माण की बात होगी, प्रकृति की बात होगी, फिर आती है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो आग्नेय चट्टानों की बात करें तो दो प्रकार की होती है, ठीक है। और दो प्रकार की के अंदर भी ये आती है कि इसको उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और ये रासायनिक प्रकार, रासायनिक कि रासायनिक रूप में ये कितने प्रकार की होती है, तो दो ही तो उत्पत्ति के रूप में होती है, और दो ही ये रासायनिक के आधार पर होती है। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो एक तो ये उत्पत्ति के आधार पर देखें ना, तो उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर एक तो होती है पातालिक। पातालिक, पातालिक यानी ये पताल में, पताल का नाम आता है ना। तो जो मेघमा होता है, जो लावा होता है, वो पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, ठीक है, कठोर हो जाता है। अब पृथ्वी के अंदर जमेगा तो उसको जमने में टाइम लगेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा, ठीक है, वो ज्यादा और कठोर होंगे, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, क्योंकि उसमें तापमान अधिक होता है, तो उनके ठंडे होने की फिर वो गति भी काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, पातालिक आपकी चट्टानें होती है। उसी का एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट उसी का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, ग्रेबो होता है, डायोराइट होता है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसीलिए आपको थोड़ा समझा रही हूँ। उसके बाद में आती है आपकी मध्यवर्ती, उसके बाद में आती है मध्यवर्ती चट्टानें, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर एक तो आपकी होगी पातालिक, फिर मध्यवर्ती होगी, जिसमें ये जो भूगर्भ से निकलने वाला जो लावा मेग्मा है, वो ना तो धरातल पर पहुंचता है, ठीक है, और ना अंदर रहता है। तो जो आपके धरातल पर न पहुंचकर जो मार्ग में कोई भी आपकी दरारें आ जाती है, कोई तल आता है, तो वहां पर ये ठोस हो जाता है। तो ऐसी चट्टानें क्या हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती आपकी आग्नेय चट्टानें होती है। जैसे हमने कई बार पढ़ा है ना, ये लेकोलिथ, लेकोलिथ आपने पढ़ा होगा, लेकोलिथ, ठीक है, वो ही होती है लेकोलिथ, ये चट्टानें होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आती है ये जो बाह्य, बाह्य चट्टानें होती हैं, वो आ जाती है। बाह्य चट्टाने में क्या होगा कि जो बाह्य चट्टाने होंगी, यानी जो बाहर आकर जो लावा है वो धरातल के ऊपर है, वो ठंडा होता है, ठीक है। तो वो चट्टाने होती है, वो क्या आती है आपकी बाह्य चट्टाने हो जाती है। और बाह्य चट्टानों की बात करें तो वो कौन सी होती है, जैसे आपकी बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट है वो आग्नेय चट्टान जरूर है, लेकिन बाह्य चट्टान है। तो कई बार मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो उसमें कहीं डीप से पूछ ले तो ये यहीं से पूछेगा। अब ये तो हमारी उत्पत्ति के आधार पर हो गई थी। अब अगर आपसे पूछ ले रासायनिक संरचना की दृष्टि से, रासायनिक संरचना की दृष्टि से आपसे अगर ये पूछ ले कि ये कितने प्रकार की उगती है, तो एक तो ये होती है अम्लीय। थोड़ा सा ऊपर करके आपको बता देती हूँ, एक बार ही समझा रही हूँ, फिर सारे के सारे चट्टानों से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो होती है अम्लीय, अम्लीय चट्टाने, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बालू और जो सिलिका होती है उसकी जो मात्रा कितनी होती है, 65 से 85% होती है, 65 से 85% होती है। और जो शेष पार्ट बच जाता है वो आपके एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का बच जाता है, ठीक है। और कोई थोड़े बहुत क्षारीय पदार्थ है, चूना जैसे बच जाते हैं, तो वो अगर अम्लीय में देख ले तो अम्लीय में जैसे आपके ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो रायोलाइट होता है, रायोलाइट होता है वो आ जाता है इसमें, ठीक है। एक आपके आ जाता है ओप्सीटोन,
ऑब्सीडियन आ जाता है एक आपके। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट रायोलाइट होता है वो अम्लीय आपकी प्रकृति की चट्टानें होती हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर ग्रेनाइट की देखें तो वो कौन सी होती है, पातालिक होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पिच स्टोन आ जाते हैं। एक क्षारीय होती है, तो क्षारीय क्या है, इसमें जो क्षारीय अगर होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी, तो वो चट्टानें क्या होंगी, उसमें सिलिका की मात्रा है वो कम हो जाती है, सिलिका की मात्रा कम हो जाती है। जैसे उसमें फिर क्या होगा, उसमें फेरा मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कम हुई ना, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, लोहे की अधिकता अधिक हो जाएगी, तो इससे जो ये क्षारीय चट्टानें होंगी उनका जो रंग होगा वो गहरा हो जाएगा। रंग क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। जैसे जो इसकी चट्टानों के नाम देखे तो गेब्रो, गेब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया। ठीक है, ये किस में आ जाएगी, आपकी क्षारीय प्रकृति में आ जाएगी। जैसे मैंने बेसाल्ट बताया ना कि बेसाल्ट है वो बाह्य है, आपकी आग्नेय चट्टानों में आती है। ग्रेनाइट है वो पातालिक चट्टानों में आती है। पातालिक चट्टानों यानी अंदर की होगी तो वो अम्लीय हो जाएगी, बाहर की बेसाल्ट वगैरह ये होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके क्षारीय हो जाएगी। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बाद में बात आती है अवसादी चट्टानों की। आग्नेय चट्टानें हमने अच्छे से कवर कर ली, अब बात आती है अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों की बात करें तो जो चट्टान पूर्ण होकर, यानी ये जो चट्टान बनी, ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर आया, धरातल पर हुआ, ठंडा हुआ, ये चट्टान बन गई। ठीक है, इस चट्टान के पूर्ण होकर नीचे जमा होने से जो सेल बनती है, और सेलें यहाँ पे जो नीचे बनती है उनसे क्या होता है, अवसादी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जब सेल बनेगी तो ये कई परतों में बनेगी, ऐसे ये परत कंप्लीट हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको फिर परतदार सेल भी बोलते हैं, इसे परतदार सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप मान के चलो कि जो संपूर्ण हमारा भूतल है, भूपृष्ठ है, उसमें लगभग 75% भाग है। ठीक है, वहां पर आपके अवसादी चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का विस्तार है। अवसादी चट्टानें देखें तो अवसादी चट्टानें है, एक तो निर्जीव प्रकृति की होती है। ठीक है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, जैसे बालू आ जाती है, क्ले आ जाती है, कोई प्रवाल चिकनी मिट्टी आ जाती है। वहीं अगर जैव अवसादी चट्टानों की बात करें तो जैसे जिप्सम हो गया, डोलामाइट हो गया, कोयला हो गया, ये सब आ जाएंगे। और एक आती है रासायनिक प्रकृति की, रासायनिक क्रिया युक्त अवसादी चट्टानें, जैसे जिप्सम, सेंधा नमक, लोहा, लोहा के निक्षेप, वो आ जाती है अवसादी चट्टानों में। फिर अवसादी चट्टानों की लास्ट की बस्ती हमारी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान की बात करें तो जो उच्च तापमान और दबाव दोनों के प्रभाव से ऊंचे ताप की जो आपकी वाष्प होती है, उस जल से जो रासायनिक क्रिया से बनती है, यानी जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें होती हैं वो जब रासायनिक क्रिया कर लेती है तो इनका क्या होता है, रूप बदल जाता है। तो बेसिक नॉर्मली यही बात है कि जो रूपांतरित चट्टान है वो आग्नेय और अवसादी चट्टानों की जो रासायनिक अभिक्रिया से बनती है, यानी रूपांतरण से बनती है, वो रूपांतरित चट्टानें होती है। तो ये इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टानें मैंने आपको बता दी, अवसादित बता दी। अब जब इनका कोई भी आपके रासायनिक प्रक्रिया से, चाहे वो उच्च तापमान हो, उच्च दाब हो, या फिर ऊंचे ताप की वाष्प हो, उनके साथ जब इन इन दोनों की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, और उनसे फिर इनका मूल रूप चेंज हो जाता है, तो मूल रूप चेंज होने के बाद जो बनती है वो रूपांतरित चट्टानें होती है। तो बेसिक सा मैंने आपको 5 से 6 मिनट में जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण अच्छे से समझा दिया, ताकि आपके आगे के सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएं। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है। अब आपको अगर अच्छे से वो समझ में आया तो आप फटाक से बता दोगे कौन से, आग्नेय होगी कि अवसादी होगी कि रूपांतरित होगी कि अंतर्वेदी होगी। हमें पता है कि आग्नेय चट्टानें हैं वो होती है जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटता है उससे लावा निकलेगा, और लावा जब धरातल के ऊपर जमता है, धरातल के ऊपर जमता है तो वो कौन से, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानें है वो भूगर्भ के निर्माण के समय सबसे पहले जो बनने वाली चट्टानें थी पृथ्वी पर, वो आग्नेय चट्टानें थी, इसलिए प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, आग्नेय सेल क्या है। आग्नेय सेल है वो क्या है, कठोर सेल है, मौलिक सेल है, गौण सेल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मौलिक सेल है। आग्नेय सेल कौन सी है, मौलिक सेल है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन,
निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन है। अब प्राथमिक सेल कौन सी होगी भी? सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? प्राथमिक सेल कौन सी होगी? आग्नेय सेल हो गई। ठीक है, तो फिर सबसे प्राचीन भी कौन सी होगी? यानी निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन कौन सी हो गई? वो भी फिर आग्नेय हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको वो पहले ही समझाया था, 5-7 मिनट आपकी ली थी, ताकि आगे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। अब ये देखिए, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, अधिवितलीय या प्लूटोनिक? अधिवितलीय या प्लूटोनिक? अब देखिए, अगर आपके आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित इस प्रकार आता तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता? आग्नेय होता। लेकिन अधिवितलीय या प्लूटोनिक आ गया तो आपका प्रकार कौन सा हो गया? जो ग्रेनाइट है वो इस श्रेणी की है। ग्रेनाइट की गणना है वो की जाती है अधिवितलीय में या प्लूटोनिक चट्टानों में। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेल है वो अन्य से भिन्न है? कौन सा सेल है वो अन्य से भिन्न है? क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, निस और संगमरमर। अलग से भिन्न कौन सा है? ग्रेनाइट है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये तो है, ये आपकी रूपांतरित चट्टानों में आ जाती है, क्वार्टजाइट, निस, संगमरमर। क्यों? क्योंकि ये जो आग्नेय चट्टाने और जो अवसादी चट्टाने हैं उनका उच्च तापमान, दाब या फिर वाष्प, इनसे रासायनिक अपक्रिया से जो रूप आपका चेंज हो जाता है, रूपांतरित होता है, तब बनता है। लेकिन ग्रेनाइट है वो सीधे बनती है, आपकी आग्नेय चट्टाने होती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब धरातल पर आपके चट्टान का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो परतदार जो अवशेष बनते हैं, यानी जो आपके अवसादी चट्टान है वो यहाँ पे बनती है, परतों के रूप में बनती है। और सबसे ज्यादा जो जीवाश्म होते हैं, सबसे ज्यादा जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, वो कहां पर होते हैं? वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और भूगर्भ के लगभग 75% चट्टाने हैं वो यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। आग्नेय चट्टाने होते हैं उसमें कभी भी क्या है? वो जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष होते हैं वही क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। किन चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो इसका भी मैंने अभी रिप्लाई कर दिया था कि भूगर्भ के 75% भाग पर, 75% भाग पर कौन सी चट्टाने हैं? अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी चट्टाने हैं। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बी हो जाएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर है वो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, इसी में है वो जीवाश्म में पाए जाते हैं। जीवाश्मों का निर्माण होता है। यही परतदार चट्टान भी है, परतदार चट्टान भी है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। जो अग्न्य चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब ये देखिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कोयले के बारे में कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, उसमें मैंने आपको बताया था ना, जेओ चट्टाने, जेओ अवसादी चट्टाने, एजेओ यानी निर्जेओ। ठीक है, वो बताया था। तो जो जेओ अवसादी चट्टाने होती हैं उसमें आपके क्या क्या पाया जाता है? उसमें आपके कोयला भी पाया जाता है। इसके अलावा और भी मैंने चीजें बताई थी। कौन सी बताई थी? देखिए, अवसादी चट्टाने हैं, इनका जो वर्गीकरण देखें तो एक तो इसमें होता है निर्जेव, निर्जेव अवसादी चट्टाने। ठीक है, एक आपका होता है जेव अवसादी चट्टाने। ठीक है, और एक आपका होता है रासायनिक, रासायनिक क्रियायुक्त, रासायनिक क्रियायुक्त। निर्जेव की बात करें तो इससे जैसे जो बालू प्रधान क्ले होती है, क्ले होती है, वो इसमें आ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या आता है? इसमें जो आपके प्रधान जो प्रवाल होती है, ठीक है, क्ले प्रधान जो ये आपकी क्या होती है? प्रवाल, प्रवाल वो इसमें आ जाती है। चीकनी मिट्टी इसमें आ जाती है, चिकनी मिट्टी भी इसमें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर जैव अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसमें जो आपके खड़िया जिप्सम,
खड़िया जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। इसके बाद जो कार्बन प्रधान क्या क्या चीज होती है? कोयला हो गया, आयल सेल हो गए, आयल सेल होगी, ये इसमें आती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अवसादी चट्टानों का हो जाएगा कि जो आपके कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। रासायनिक क्रिया में मैंने क्या क्या बताया था? एक आपके सेंधा नमक, सेंधा नमक वो भी आपके अवसादी चट्टानों से आता है। एक आपका लोहा और लोहा के निक्षेप, लोहा और लोहा के निक्षेप वो भी किस में आते हैं? अवसादी चट्टानों में आते हैं। अब आप ध्यान रखो कि अवसादी चट्टानों के मैंने क्या बोला था कि ये परतदार चट्टानें भी होती हैं। परतदार चट्टाने भी इन्हीं को बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बी हो गया, परतदार चट्टानी। तो इस चीज का याद रखना। अब यहाँ पर अगर जेओ अवसादी चट्टाने होते हैं, जेओ होता तो ये राइट आंसर होता। क्यों? क्योंकि जो अजेव निर्जेव है उसमें तो बालू, क्ले, प्रवाल, चिकनी मिट्टी ये सब आते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगर इसमें क्या आ जाता? जेव आ जाता तो हम इस पर राइट आंसर करते, क्योंकि ये तो परतदार का पार्ट है। ठीक है, तो अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। मैं काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, कोई भी चीज है किसी भी चीज में आपकी क्वेरी ना बने। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? बलुआ पत्थर है वो किस में परिवर्तित होता है? निस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में और ग्रेफाइट में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्वार्टजाइट। बलुआ जो पत्थर होता है वो किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। अब अगर इसमें थोड़ा सा आप और देखना चाहो तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रेफाइट मैंने आपको क्या बताया था? ग्रेफाइट नहीं बताया था, मैंने आपको ग्रेनाइट बताया था। तो इस क्वेश्चन का तो हम राइट आंसर कर ही देंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, क्वार्टजाइट। ऑप्शन सी, क्वार्टजाइट। इसमें एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, आपकी रूपांतरित चट्टानें हो गई या फिर आपके आग्नेय चट्टानें हो गई, तो इनके बारे में जो इनके पार्ट होते हैं, इनके पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको अवसादी चट्टानों के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, या फिर आपके आग्नेय चट्टानों के बारे में थोड़ा बताया था कि आग्नेय चट्टानें बाह्य प्रकार की होती है, पातालिक प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानें हैं वो जैव, निर्जैव और रासायनिक क्रिया युक्त होती है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो ये बलुआ पत्थरों की बात आ गई, निस की बात आ गई, सिस्ट की बात आ गई, तो ये थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ। इसमें क्या बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि जब आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से है वो आपकी रूपांतरित बनती है, रूपांतरित चट्टाने बनती है। वहीं आपके आग्नेय के बाद जो आपके अवसादी चट्टाने आती हैं, तो अवसादी चट्टानों के जो आपके रूपांतरण होता है उससे रूपांतरित ये जो चट्टाने है वो बनती है। क्योंकि जो आग्नेय और अवसादी चट्टाने है इनके साथ उच्च दाब, उच्च तापमान, उच्च वाष्प के साथ जो कोई भी रासायनिक क्रिया से इनमें रूपांतरण हो जाता है तब वो बनती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? अब जैसे ये पूछ लिया बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, बलुआ पत्थर किस में आता है, फिर वो परिवर्तित कैसे होता है? तो जैसे अग्न्य चट्टाने है, अग्न्य चट्टाने कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट है जो कि बाह्य नहीं सॉरी पातालिक आपके अग्न्य चट्टानों में आती है। फिर मैंने आपको बताया था बेसाल्ट, बेसाल्ट भी कौन सी है? बेसाल्ट भी आपके अग्न्य चट्टान है। और कौन सी है आपके बाह्य अग्न्य चट्टान है। वही मैंने आपको गेब्रो बताया था, गेब्रो ये भी कौन सी है? ये भी आपके अग्न्य चट्टान है। क्या है? अग्न्य चट्टान है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो ग्रेनाइट अग्न्य चट्टान है वो रूपांतरित होकर निस में चेंज होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ग्रेनाइट चट्टान है वो किस में चेंज होती है? निस में। जैसे पूछा है ना बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में होता है। वैसे ही पूछ ले कि निस किस से परिवर्तित होती है? तो ग्रेनाइट से बताना है। ग्रेनाइट किस में परिवर्तित होती है? तो निस में होती है, ये देखना है। उसके बाद बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होती है, एम्फीबोलाइट में परिवर्तित होती है। उसके बाद अगर हम देख ले ग्रेबो, ग्रेबो की बात करें तो सरपेंटाइन में, सरपेंटाइन में ये परिवर्तित होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। वहीं अगर अवसादी चट्टानों की बात करें तो मैंने आपको बताया था अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती है? क्ले होती है, क्ले और सेल होती है, ठीक है, ये रूपांतरित हो जाती है।
उसके बाद चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, वो होता है, वो भी आपके शादी में आता है। चाक हो गया, जो चाक, और आपके जो ये डोलोमाइट होता है ना, मैंने आपको बताया था, डोलोमाइट। ठीक है, ये भी, इसका भी रूपांतरण होता है। ठीक है, बालू का पत्थर, अभी एक क्वेश्चन आया बालू का पत्थर का कि बलुआ, ये आपको क्वेश्चन दिखाऊं ना, ये वाला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होते हैं, तो वो बालू का पत्थर है, वो किस में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछ लिया। उसके बाद में अगर बात करें काग्लोमेरेट या कांग्लोमेरेट, ये किस में परिवर्तित होता है, ये भी किस में, अवसादी चट्टानों में आता है ये भी। ठीक है, वही अगर आप क्या पूछ ले, बिटू मीन्स कोयला, बिटू मीन्स कोयला, वो किस में परिवर्तित होता है, कोयला। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें क्या क्या आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये क्ले और सेल है, ये किस में, ये स्लेट में परिवर्तित होते हैं, तो आपसे पूछ लेना कि क्ले सेल किस में परिवर्तित, स्लेट में। वही चूना पत्थर की पूछ ले तो चूना पत्थर है वो संगमरमर में। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको इतना डीप बताने लग गई कि मुझे लगता है आज की क्लास में सिर्फ ये चट्टानें ही कंप्लीट होंगी। ठीक है, चाक और डोलोमाइट की बात करें तो ये किसमें, ये भी संगमरमर में ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि बालू का पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है, क्वार्टजाइट में। अब एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हमें कर रहे हैं। कांग्लोमेरेट की बात करें तो ये भी किसमें, क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है, क्वार्टजाइट में। तो वो आपसे पूछ ले क्वार्टजाइट है वो किन किन से परिवर्तित हुआ है, कांग्लोमेरेट से और बालू का पत्थर से। वहीं बिटुमिन्स की बात करें तो ये ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित होता है, ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित होता है। अब मैंने आपको बताया ना कि कौन कौन सी चट्टाने, आपकी आग्नेय चट्टाने और अवसादी चट्टाने, दोनों का रूपांतरण हुआ है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, अवसादी चट्टानों में ये सारे मैंने आपको बता दिए। तो वहीं जब आपकी रूपांतरित चट्टाने और होती है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस साइड में थोड़ा सा बताती हूँ कि जब ये रूपांतरित चट्टानें होती है, जैसे स्लेट हो गया, स्लेट, ठीक है, सिस्ट हो गया। अब स्लेट किससे चेंज हुआ था, थोड़ा सा इस चीज को एक दूसरे के साथ लिंक करो। स्लेट, ये देखो, क्ले और जो सेल होती है वो रूपांतरित होती है स्लेट में। ठीक है, तो जब इन स्लेट का भी आगे रूपांतरित हो जाता है तो वो किस में बनती है, वो सिस्ट में बनती है। उससे क्या बनता है, सिस्ट, सिस्ट है। फिर अगर सिस्ट भी क्या हो, इसका भी क्या हो जाए, इसका भी रूपांतरण हो जाए तो ये फाइलाइट में चेंज हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आपसे काफी बार पूछ ली जाती है। जो भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता, चट्टानों से बन सकता था, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और आई होप आपको समझ भी सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। अब हमारे आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश चैनल किन देशों के बीच में स्थित है, इंग्लिश चैनल किन देशों के बीच में, इंग्लैंड व फ्रांस के, इंग्लैंड व जर्मनी के, इंग्लैंड व बेल्जियम के, इंग्लैंड व हॉलैंड के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो इंग्लिश चैनल है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। कौन सी रूपांतरित चट्टान है, कौन सी रूपांतरित, निस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो निस क्या है, ये आपके रूपांतरित चट्टान है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, कोयला और चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टानी है, मैंने अभी आपको समझाया था अच्छे से। और निस है वो किससे बनी है, ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से निस बनती है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखने, एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलान करके आपको समझना है। अब यहां से जल संधि का टॉपिक स्टार्ट होता है। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, पनामा जल संधि, स्वे जल संधि, डोवर जल संधि और बेरिंग जल संधि। सबसे पहले तो हम इसका बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि जो आपकी राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी, कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है वो है बेरिंग जल संधि। अब हम बात किसकी करेंगे कि बेरिंग जल संधि है कहाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा मैप में बता देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अगर मैप की बात करूं तो ये देखिए, ये यहां पर आपका आ जाता है। थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये पहले आता है जहां मेरा कर्सर है ना, ये है अलास्का।
ठीक है। और ये आपका आपका रसिया। ठीक है। अब ये तो जो मैप है तो ये आपको लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो ये पूर्ण गोल है। यानी जो रूस का ये वाला पार्ट है और अलास्का का ये वाला पार्ट है, दोनों मिलते हैं। जब अलास्का और रूस का ये दोनों पार्ट मिलते हैं तो वो वहां पर कौन सी है, वहां पर आपकी बेरिंग जल संधि है। ठीक है। और ये आपके क्या है, ये आपके आर्कटिक हो गया, और नीचे वाला है वो कौन सा हो गया, बेरिंग सागर हो गया। इन दोनों को आपको जो जोड़ती है वो कौन सी है, आपके बेरिंग जल संधि है। तो याद रखना, अलास्का और रूस, अलास्का और रूस को अलग करने वाली और आर्कटिक और बेरिंग सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो क्या है, आपके बेरिंग है। वो आपके बेरिंग जल संधि है। जल संधि का अर्थ क्या होता है कि जो दो भूभाग होते हैं, भूभाग, उनको तो अलग करती है, दो भूभाग को अलग करती है, और जो सागर, समुद्र, महासागर होते हैं उनको जोड़ती है, उनको जोड़ती है। तो याद रह गया ना कि बेरिंग जो जल संधि है वो बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग सागर और आर्कटिक को तो जोड़ती है, रूस और अलास्का को अलग करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि और बो से पोरस जल संधि। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा कि जो सबसे चौड़ी है वो है डेविस, सबसे चौड़ी है वो डेविस। आगे बढ़े, अगला, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ये हम सभी को पता है, हमारे भारत की है, तो भारत पाकिस्तान को नहीं, भारत म्यांमार को भी नहीं, भारत और श्रीलंका को है, ये दो देशों को अलग करती है। अब देखिए, दो देशों को अलग करती है, ठीक है। यानी जो भूभाग होता है उनको अलग करती है, और जो महासागर सागर होता है, जल होता है, उसको जोड़ती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है। अगला है, बेरिंग जल डमरू किसको अलग करता है? बेरिंग जल डमरू किसको अलग करता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, ठीक है, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से और प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। तो जो बेरिंग जल डमरू संधि है वो आपके आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से है, क्या करती है, अलग करती है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है मान लो, या फिर आप मान सकते हो कि इनको जोड़ती है, उनको जोड़ती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? कौन सी मलक्का जल संधि? आपको थोड़ा सा याद आएगा कि जो ये मलक्का जल संधि है ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, कहीं ना कहीं अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, सेलिबीत सागर, मारमारा सागर और एजियन, जावा सागर और जापान को। तो अगर मलक्का की बात करें ना तो इन दो सागरों को संयुक्त करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंडमान सागर तथा जो दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, उन दोनों को ये जोड़ती है, उन दोनों को जोड़ती है। आगे बढ़े, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? डेविस, जिब्राल्टर, मेसिना और बोनीफेसियो। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, मेसिना जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? दक्कन, एलिफेंटा, 10 डिग्री और अल्बर्टा। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, एलिफेंटा पास है, वो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि है उससे जोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। जल डमरू क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य क्या कहलाते हैं? दो सागरों को मिलाने वाली जो आपके संकड़ी जलधारा होती है, जलधारा, या फिर दो समुद्रों के बीच जो पतली संकरी भूमि पट्टी होती है, भूमि पट्टी, या समुद्र व स्थल का मिलन स्थल, मिलन स्थल, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो सागरों को मिलाने वाली जो संकड़ी जल धारा होती है वही जल डमरू मध्य कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अब मरुस्थल से क्वेश्चन आ गए, वो हम करेंगे कल की क्लास में, लेकिन एक दो जो जल संधि है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने एक जिब्राल्टर नहीं पढ़ी, जो कि काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है, जिब्राल्टर
जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो ये जो है ये आपको दो स्थानों को, भूभाग को अलग करती है। तो स्पेन स्पेन और मोरक्को को तो अलग करती है, मोरक्को को तो अलग करती है। अगर जोड़ने की बात करें तो ये आपके भूमध्य सागर और आपका जो अटलांटिक सागर है उनको जोड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको अलग करने में पूछ ले स्पेन और मोरक्को को, तो जिब्राल्टर संधि अलग करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। वहीं हमने एक मलक्का की बात तो करी थी अभी, मलक्का स्टेट, मलक्का की हमने क्या की थी कि जो अंडमान निकोबार है और जो आपका जावा सागर है, और जावा सागर, इन दोनों को तो जोड़ती है। ठीक है, और आपके जो मलेशिया और इंडोनेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया इंडोनेशिया इनको अलग करती है। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी, किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है। वहीं अगर हम एक ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया है। जब ये ऑस्ट्रेलिया और जो ऊपर यहाँ क्या है ये न्यू गिनी है, ये न्यू गिनी है। तो जब ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को ये वाला स्थान इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ आपको अच्छे से समझ आए। ये वाला स्थान है, ये संधि है वो कौन सी है, ये है टोरस जल संधि, टोरस जल संधि। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया को तो अलग करती है, लेकिन ये जोड़ती किसको है, ये यहाँ पे क्या है, ये पापुआ की खाड़ी है या फिर पापू खाड़ी बोलते हैं, और आराफुरा की खाड़ी, इन दोनों को अलग करती है। ये आराफुरा की खाड़ी है, पापू की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करती है। वहीं अगर हम बात करें आपके फ्लोरिडा स्टेट, ये यहाँ पर क्या है, फ्लोरिडा स्टेट है, और यहाँ पे वेस्ट इंडीज है। ठीक है, तो आपके मेक्सिको की खाड़ी, ये रही गोल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी, और ये क्या है, अटलांटिक है। इन दोनों को जोड़ती है वो संधि कौन सी है, फ्लोरिडा की संधि, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है, किसको, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को, और ये फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज को अलग करती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है आपका कनाडा। ठीक है, ये कनाडा हो गया, ये क्या हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर है वो क्या है, ये बेफिन की खाड़ी होगी, ये देखो बेफिन बे, तो बेफिन की खाड़ी और आपके क्या हो गया, अंटार्कटिक हो गया। इन दोनों को जो जोड़ने वाली है वो है डेविस। तो याद रखना, कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है बेफिन की खाड़ी, और ये आपके अटलांटिक को जोड़ती है। तो ये जो कोई कई इंपॉर्टेंट जो आपकी जल संधियां थी वो मैंने आपको बताई, ताकि आप अच्छे से इनको कर पाओ, इनको कर पाओ। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके जल संधि और अभी हमने क्या किया था, आपकी चट्टाने की थी, इन दो टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इससे अच्छा अगर कहीं आपको विद एमसीक्यू पढ़ाने के लिए मिल जाए तो मुझे भी वो चैनल है वो जरूर शेयर करना। तो बताना क्लास कैसी लगी। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हमें आगे के जो क्वेश्चन है 179 से, जो जिसमें हम मरुस्थल पढ़ेंगे कल की क्लास में, तो वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।